चलिए अब हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे जिन्हें हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। देखिए हमारी बॉडी को तो बाहर से प्रोटेक्शन और अंदर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बाहर प्रोटेक्शन किससे मिला है? ये जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारी स्किन है, वो हमें बाहर से प्रोटेक्शन दे रही है। और अंदर प्रोटेक्शन किस चीज से मिला है? तो आपको पता है बेटा, हमारे पास बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, जिनकी मदद से हमारी बॉडी इंटरनली भी एक शेप गेन करके रखे हुए है और हम स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिला हुआ है, राइट। लेकिन सेल को सपोर्ट कैसे मिले, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई सेल को भी तो मजबूत रहने की, रिजिड रहने की जरूरत है। तो सेल के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन सेल को अंदर से मजबूती देता है ताकि हमारा सेल जब मूव कर रहा है या शेप चेंज कर रहा है तब उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो, तब उसका नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज मेंटेन रहे। इसीलिए हमारे सेल के पास साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, राइट। ये साइटोस्केलेटन 3 टाइप से है। अलग अलग फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हैं और इन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने वाले हैं। तो अगर किसी भी सेल के अंदर आप साइटोस्केलेटन देखेंगे तो साइटोस्केलेटन आपको 3 तरीकों से दिखाई देगा। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। I'll write it in a different way. इंटरमीडिएट फिलामेंट दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो let us write it separately. साइटोस्केलेटन में we have microtubule, microfilament and intermediate filaments, इस तरीके से। ऑब्वियसली इन फिलामेंट्स का साइज, शेप या यूं कहें तो डायमीटर जो है वो वैरी करता है, अलग अलग है। ये प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स हैं और प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स होने के कारण इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर भी है। मतलब इनमें से कुछ जो है बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ जो है बहुत इजीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। कौन कैसा है वो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। सपोज ये माइक्रोट्यूब्यूल है, तो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा है जिसका डायमीटर लगभग 25 नैनोमीटर है, थिक है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं माइक्रोफिलामेंट की बात करूं तो ये लगभग 8 to 10 नैनोमीटर तक का है। इसका जो डायमीटर है इट इज 8 to 10 नैनोमीटर। रादर वेट, इसका डायमीटर लिखेंगे बच्चों 5 to 8। इसको थोड़ा छोटा करिए क्योंकि हम इंटरमीडिएट नहीं पढ़ रहे। 5 to 8 नैनोमीटर, ये सबसे छोटा डायमीटर है, सबसे कम डायमीटर है। लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, जो बीच के फिलामेंट हैं, उनका डायमीटर लगभग 10 नैनोमीटर होता है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स हैं आपके पास, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स की लोकेशन अलग अलग है बेटा और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। कुछ फिलामेंट्स जो हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल जो है, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स प्लस प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट है दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स ओनली एंड इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो इस तरीके से इनकी अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो उनके अंदर भी ये होने का प्रश्न नहीं उठता है। सो देखिए जरा ये साइटोस्केलेटन में हमारे अगर मेजरली मैं फंक्शन की बात करूं तो इनका मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है, मोटिलिटी है, मैकेनिकल सपोर्ट है, मोटिलिटी है, चलने फिरने में मदद करते हैं। और देखिए लोकेशन किस तरीके से होती है। ये सपोज सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये अंदर की तरफ की मेम्ब्रेन है, दैट इज अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बीच में आपके बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स आएंगे और यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देखिए ये बड़े बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं वो ये प्रेजेंट है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, मतलब येलो कलर से उसे शेड कर रही हूँ ताकि ये विजुअलाइज हो सके आपको। ब्लू कलर के जो हैं दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। बीच में छोटे छोटे से फिलामेंट्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और माइक्रो फिलामेंट्स देखिए किस तरीके से प्रेजेंट है। ये माइक्रो फिलामेंट्स की पोजिशन है।
दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स विच आर लोकेटेड हियर, ये माइक्रोफिलामेंट्स। तो अगर हम एक रफली बात करें तो सपोज ये मेरा एक सेल है, तो इस सेल के अंदर यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स होंगे जो कि सेल की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर कुछ फिलामेंट्स होंगे। अब जरा आप खुद अंदाजा लगा के देखिए कि कौन सा फिलामेंट आपको कौन सी जगह पे दिखाई देगा। माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ होने चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होना चाहिए, ये खुद आप सोच के देखें कि इनमें से किसकी लोकेशन क्या होगी। तो फॉर सपोज अगर मैं मेम्ब्रेन के पास में बात करूं तो मेम्ब्रेन के पास में क्या है, एक्सटेंशंस में क्या है और बीच में क्या है। तो अगर डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे हो तो बीच में आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, राइट। सेंटर में हमें क्या दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो हम इसे माइक्रोट्यूब्यूल लेबल कर सकते हैं। अब बात रह गई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की और इंटरमीडिएट और माइक्रो फिलामेंट्स की। ये वाले जो फिलामेंट्स हैं ये एक्सटेंशंस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर माइक्रो फिलामेंट्स। और ये वाले बीच में हमारे जो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड फिलामेंट्स हैं, दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इस तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट, मैंने उसे IM लिखा है जस्ट इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म, IM फिलामेंट। तो यहाँ पे जो होंगे दैट विल बी इंटरमीडिएट फिलामेंट, बीच में जो होंगे सेंटर में होंगे दैट विल बी माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज ट्यूब्यूल, TUBULE। और यहाँ पे जो होंगे एक्सटेंशंस के नीचे नीचे जो होंगे दैट विल बी माइक्रोफिलामेंट, राइट। तो इस तरीके से इन तीनों फिलामेंट्स की पोजीशन है। बाकी के सेल ऑर्गेनल्स फिलहाल आप इग्नोर करिए क्योंकि हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं, तो हम बस इतना देखना चाहते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक देखिए, बीच में देखिए और उसके बाद स्प्रेडेड देखिए। इस तरीके से तीनों फिलामेंट्स की पोजीशन है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। डी रॉबर्टीज और फैंकी ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में इन्हें देखा था। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब होता है जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिन शीथ का इंसुलेशन प्रेजेंट है उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जिनके पास माइलिन शीथ नहीं है बच्चों उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, राइट। तो माइलिनेटेड मेडुलेटेड न्यूरॉन्स के अंदर मिला था विच हैव मेडुलरी शीथ और विच हैव माइलिन शीथ, आई एम सो सॉरी। ये माइलिन शीथ के बाद हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो फिलामेंट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पे हम जाएं तो अगर इनके अंदर प्रोटीन का कॉम्पोजिशन देखा जाए, क्योंकि हमने पहले ही बात की दैट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हियर। वन इज अल्फा ट्यूबुलिन, द कैटेगरी इज वन ओनली, अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, एंड अनदर इज बीटा ट्यूबुलिन। एक तरीके से ये डाइमर के फॉर्म में है, तो एक अल्फा ट्यूबुलिन होगा, ऑल्टरनेटिवली बीटा होगा, फिर अल्फा होगा, फिर बीटा होगा। ऐसे टोटल 13 फिलामेंट्स बनेंगे और उन 13 फिलामेंट्स का ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो मैं अगर उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं, ऊपर से कट करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिएगा जरा कैसे दिखाई देगा। ये मैंने 13 फिलामेंट्स बनाए हैं, 13 फिलामेंट्स। इस तरीके से, राइट। इन 13 फिलामेंट्स में से एक अल्फा है, एक बीटा है। तो मैंने ये ऑल्टरनेटिवली सपोज ये अल्फा है, बीटा, अल्फा, बीटा, इस तरीके से हम इन्हें शेड कर सकते हैं। और ये ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई देगा, राइट, क्योंकि ऑड फिगर है तो यहाँ पे 2 पास पास में आपको दिखाई देंगे किसी एक जगह पे। इन फिलामेंट्स की ऐसी पूरी रेंज है बच्चों, है ना, मतलब ऊपर से नीचे तक ये सारे फिलामेंट्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, यहां से ऐसा पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेटिवली अल्फा और बीटा प्रेजेंट होंगे। मतलब अब अगर इन केस मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक रो में कंप्लीट करके बताती हूँ आपको, तो इट विल बी क्लियर टू यू। सपोज ये अल्फा है, यहाँ पे ये एक बीटा है, फिर अल्फा, फिर बीटा। यहाँ पे अगर दिस इज बीटा तो दिस इज अल्फा, अगेन यहाँ पे ऐसा होगा और फिर इसके नीचे।
मतलब देयर विल बी ऑल्टरनेटिव अल्फा एंड बीटा कॉम्बिनेशन, रिमेंबर दैट। यहां से हमने शुरू नहीं किया इसलिए वो थोड़ा सा आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कम दिखाई दे रहा होगा, बट एवरी टाइम वेन एवर यू ड्रॉ देम दे आर ऑल्टरनेटिवली अल्फा एंड बीटा, इस तरीके से। आई बात समझ में? अब अगर आप ऊपर से नीचे तक एक लाइन देखें, सपोज ये एक पूरी रो है ना, यहाँ पे एक पूरी रो, यहाँ पे एक पूरी रो, इसे हम बोलते हैं लैटरल प्रोटोफिलामेंट। इस रो को, इस कंप्लीट रो को बोला जाता है लैटरल प्रोटोफिलामेंट। और ओवरऑल जब आप देखेंगे तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 13 फिलामेंट्स टुगेदर। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम एक्सप्लेन्ड है, तो इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सिस्टमैटिकली नहीं लिखा हुआ है। ऐसे होते होते 13 यूनिट्स हैं। एक बार फिर समझिएगा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ऐसे 13 एलिमेंट्स हैं, राइट। उसी तरह अल्फा बीटा, मतलब आप ऊपर से चलेंगे अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इस तरीके से। तो ये पूरा जो लंबा सा फिलामेंट बनेगा इसे हम लैटरल प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं, राइट। तो ये पूरी जो असेंबली है, दिस इज व्हाट इज माइक्रोटिब्यूल, और इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन्स विच आर अल्फा एंड बीटा टिब्यूल्स। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल जो आपके सामने आएगा माइक्रोटिब्यूल का, वो कुछ इस तरीके से है। ये माइक्रोटिब्यूल आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो आपको फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला सेंट्रियोल्स में मिलेगा, क्योंकि हमें क्रोमोसोम्स को अलग अलग मूव करवाना है। ये सेंट्रियोल्स में मिलेगा। बेसल बॉडी इज प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला। At the base of cilia and flagella, you have certain bodies, certain structures बेटा, जिन्हें हम बेसल बॉडीज बोलते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? बेसल बॉडीज में। एस्ट्रल फाइबर्स, ये हमारे 2 सेंट्रियोल का ग्रुप सेंट्रोजोम, और इनके पीछे जो रेज हैं इन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज, राइट। ये जो पीछे की तरफ रेज हैं इन्हें आप बोलेंगे एस्ट्रल रेज। और स्पिंडल फाइबर्स, 2 सेंट्रियोल्स के बीच में जो फाइबर्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स, इनको बनाने के लिए ये मददगार होंगे। अब आपको याद आ गया होगा हमने ऐसा क्यों बोला था, दैट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स बोथ। देखिए, सीलिया फ्लैजिला किस में होगा? यूकैरियोटिक सेल में तो होता ही है, स्पर्म का फ्लैजिला होता है ना, विच इज द टेल ऑफ स्पर्म। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। बैक्टीरिया में सीलिया फ्लैजिला दोनों होते हैं, राइट। तो हो गया ये प्रोकैरियोट में भी। एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर्स, ये सब कुछ चीजें जो हैं ये सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देना शुरू होंगी। तो सेल डिवीजन के टाइम पे एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स विजुअलाइज होंगी, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? यूकैरियोट्स का, क्योंकि यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, और माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें हमें क्रोमोसोम्स को अलग अलग पोजीशंस देनी होती हैं, उन्हें अलाइन करना होता है एट डिफरेंट एंगल्स। और वो डिफरेंट एंगल्स के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? स्पिंडल रेज या स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से इनकी लोकेशन है, अलग अलग लोकेशन है, एंड इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। सेल का शेप, सेल का मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ बना के रखेगा, फीडिंग में मदद करेगा। मतलब सीलिया फ्लैजिला बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में खाना अब्जॉर्ब करने के लिए, रादर खाना इनटेक करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है फीडिंग का मतलब फूड इनटेक। सेल डिवीजन के टाइम पे यूज होगा, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। You can see there is an alternative, ये डाइमर है बेटा, है ना, दिस इज द डाइमर। अल्फा टिब्यूलिन एंड बीटा टिब्यूलिन का डाइमर जो अभी हमने बात की, दोनों यूनिट्स कंबाइन होती हैं, एंड सी दे आर ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये पूरी एक रिंग है, इसके नीचे ऑरेंज की रिंग आएगी, फिर येलो की रिंग, इस तरीके से दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली टू ईच अदर। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, दैट इज माइक्रोफिलामेंट विच वाज डिस्कवर्ड बाय पेल्विस। ये पेल्विस ने माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हमें 1974 में बताया था, एंड दे आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर। दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल बेटा,
ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है जो बहुत अबंडेंट होता है, एंड दैट इज एक्टिन प्रोटीन। ये अबंडेंट प्रोटीन है इनके अंदर, और इसीलिए ये सिर्फ यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रोटीन हमारा है, हमारी मसल्स में होता है, राइट। तो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हमें एक्टिन प्रोटीन्स की मदद लेनी होती है, और ये एक्टिन प्रोटीन्स किसका कैटेगरी है या क्या फॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में, तो दे फॉर्म माइक्रोफिलामेंट्स, राइट। तो माइक्रोफिलामेंट लॉन्ग नैरो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, माइक्रोविलाय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रोविलाय आर बेसिकली द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से, और इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा माइक्रोफिलामेंट इस तरीके से। ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होकर ये मेम्ब्रेन को शेप दे रहा है, मतलब उसे स्ट्रेंथ दे रहा है। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन, राइट, बट दे आर टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो लोकेशन आप याद रखेंगे, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। नोटिस करेंगे तो ये कुछ ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स, ऐसे लॉन्ग हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जैसे हमारा डीएनए हम बताते हैं ना, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। कुछ उसी तरीके से हमारे माइक्रोफिलामेंट हैं, एक तो लंबे लंबे धागे जैसे हैं, प्लस हल्के से कॉइल्ड है। कॉइल मतलब आप यूं कहिए हल्का सा उनमें कर्व है, दैट मीन्स दे शो अ लिटिल हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसा हमारा डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। So this is the contractile protein they have, that is actin. अगर माइक्रोफिलामेंट के एग्जैक्ट फंक्शन की मैं बात करूं, तो जैसे आपका अमीबा है, नॉट अमीबा, हमारे जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर, लेट अस टॉक अबाउट मसल सेल्स फर्स्ट। हमारे मसल सेल्स के अंदर ये एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है। एक्टिन और मायोसिन का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू करती हैं। तो बेसिकली अगर हमारी मसल्स के अंदर हम बात करें तो दिस इज हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और उसी तरह ये सेल का शेप भी चेंज कर देगा। एंडोस्केलेटन का फॉर्म है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेल, अमीबा है, इसके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। हमारी मसल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होंगे। अमीबा के अंदर ये स्यूडोपोडिया बनाने का काम करेंगे, राइट। सूडोपोडिया एक टेम्पररी फॉर्मेशन है जो कि मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है सूडोपोडिया, और इस सूडोपोडिया की मदद से अमीबा क्या कर सकता है, लोकोमोट कर सकता है, अमीबॉइड मूवमेंट शो कर सकता है। सो दिस इज देयरफॉर प्रेजेंट इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ प्रोकैरियोट। ये डायरेक्टेड मूवमेंट्स, मतलब हमारे सेल ऑर्गेनल्स या सेल के मूवमेंट, क्योंकि सेल को अंदर से प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए इट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग मूवमेंट टू द सेल। सेल का शेप टेम्पररी चेंज करने में मदद करेगा। लुक एट दिस डायग्राम, ये एक्टिन की सब यूनिट्स हैं, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्लाइडली हेलिकल इन नेचर। लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर स्लाइटली हेलिकल इन नेचर। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि किसी भी सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूं, कॉमन एक एग्जांपल, तो जैसे सपोज ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को अंदर से सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि एज सच तो यहाँ कोई बोन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट कौन दे, तो ये सपोर्ट यहाँ पे फिलामेंट्स की मदद से दिया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट फिलामेंट्स है विच आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। न्यूक्लियस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, सिंस दे आर सपोर्टिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रो में तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है एंड नॉट फॉर एनी प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है दैट विल हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, थ्रू द न्यूक्लियर पोर। ऑब्वियसली न्यूक्लियर पोर की मदद से एक्सचेंज होता है, लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा बहुत भी चेंज होना है या अंदर से उसे एक कुशन की जरूरत है, तो वो कुशन कौन देगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। दे आर मेड अप ऑफ लेमन्स,
राइट इन्हें याद रखिएगा। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट एक स्पेशल प्रोटीन से बने हैं विच आर लेमेंस। ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? सेल ऑर्गेनल्स को पीछे से बेस प्रोवाइड करके, राइट तो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे या मेम्ब्रेन्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगी। इनका डायमीटर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेट 10 नैनोमीटर होता है। ये कुछ टफ प्रोटीन्स के बने हुए हैं विच आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। ये किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं शो करेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि जो न्यूक्लियर पोर है उससे चीज़ों का फ्लो होता है एंड नॉट थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है ना बच्चों, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करके चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने देती है, वैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं करती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ पोर्स की मदद से चीज़ों को ले जाने देती है। सो दे हैव अ स्पेशल प्रोटीन, अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर एंड इट इज कॉल्ड एज केराटिन प्रोटीन। ये अनब्रांच्ड होता है, वेरी टफ एंड वेरी सॉलिड टाइप ऑफ प्रोटीन। सो दिस प्रोवाइड साइटोस्केलेटन टू द सेल। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, अदरवाइज एज सच इट इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट हैं। हमारा सेल इस तरीके से बहुत अपने आप को शेप उसका जो है वो मेंटेन करके रख पाता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये फिलामेंट्स अंदर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके सेल ऑर्गेनल्स कहीं भी मूव करेंगे, सेल के अंदर टकराएंगे, आपके सेल की मेम्ब्रेन चेंज होती रहेगी और वंस इट इज चेंज तो उसकी जो रीबाउंडनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म न हो और उसे अंदर से भी एक सपोर्ट मिले, इसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? साइटोस्केलेटन, राइट। तो वी विल टॉक अबाउट अनदर सेल ऑर्गेनल दैट इज सेंट्रोसोम इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि सेंट्रोसोम्स जो हैं वो कैसे सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, राइट। तो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स।